आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंजाब सरकार ने की केंद्र से आर्थिक मदद की मांग। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठाई सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग। कहा, कोरोना काल में पंजाब के राजस्व में आई 50% की कमी। पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दी 2 दिन की राहत। जन्माष्टमी के मद्देनजर 12 और 13 अगस्त को पंजाब में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप बाजवा की सुरक्षा वापस लेने के आरोपों किया खारिज। कहा, किसी को सुरक्षा देने पर उन्हें नहीं आपत्ति, बेवजह सुरक्षा कर्मियों को व्यस्त रखना ठीक नहीं। बाजवा का पलटवार। कहा, कुछ होता है तो मुख्यमंत्री होंगे जिम्मेदार। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस। मरीजों का आंकड़ा 26,67,000 के पार। एक दिन में 887 लोगों ने गंवाई जान। ऊना में कोविड संक्रमित सैनिकों का टूटा धैर्य। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में कहा, नहीं दी जा रही कोविड रिपोर्ट। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दर्शकों, मैं हूं अमृत। इस वक्त एक बेहद ही गमगीन करने वाली खबर है। हिंदुस्तान के मकबूल शायर, बेहद मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। यह बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी दुखद खबर है। एक उर्दू शायरी में मकबूलियत हासिल करने वाले, एक उरूज हासिल करने वाले शायर अब हमारे बीच नहीं रहे। एक युग का कह सकते हैं कि अंत हो चुका है। राहत इंदौरी साहब, उनकी जो शायरी रही है बड़ी अक्खड़ रही है। कई मामलों में देखी जाए तो कई जगह पे अगर कोमलता देखी जाए तो फूलों से भी ज़्यादा कोमल रही है, लेकिन अगर अक्खड़पन की बात की जाए तो उनके एक शायरी में बेहद ही अक्खड़पन रहा है। जिसने ताल ठोक के कहा था, जिसने पूरी दुनिया के सामने छाती ठोक के कहा था कि सबका खून मिला है, लहू मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। इस तरह की शायरी करने वाले, इस तरह से अपनी खुददारी को लोगों के सामने बड़ी बेबाकी से रखने वाले मजबूत, मकबूल और मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब जो है हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से राहत इंदौरी साहब का निधन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि वो कोरोना से भी संक्रमित थे। पिछले दिनों जो बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है, तो एक शायरी का एक अलग तेवर का, अगर शायरी में कहें तो एक अलग ही जो कैफियत रही है, उसका एक तरह से अंत हो चुका है। राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। तो ये बड़ी ही दुख भरी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उर्दू के मशहूर शायर, बड़े ही मशहूर शायर, जो मकबूल शायर कह सकते हैं, राहत इंदौरी साहब, वो अब हमारे बीच नहीं है। उन दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिल का दौरा पड़ा और राहत इंदौरी साहब इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। तो इस गमगीन खबर के साथ हम आपके साथ यह साझा कर रहे हैं कि राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने अपनी शायरी में कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दरअसल देशभक्ति को लेकर, राष्ट्रवाद हो, चाहे एक कह सकते हैं कि जिंदगी के नजरियात की बात हो, अलग अलग मसलों पे राहत इंदौरी साहब की कलम चली है। उन्होंने अपने जज्बात अपनी शायरी के जरिए लोगों के बीच उन्होंने साझा किया है। अक्सर मुशायरों में, मुशायरे जितने भी रहे हैं पूरे देश में, दुनिया भर में, उनकी बिना रौनक जो है अधूरी रही है। और हमारे साथ एहतियात शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता एहतियात।
क्या कुछ जानकारी जो हमें अभी तक मिल रही है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए अमृत, जहाँ तक राहत साहब की बात की जाती है तो अभी से कुछ देर पहले ही राहत साहब के इंतकाल की खबर हुई है। इंदौर के औरबिंदो हॉस्पिटल में उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में एडमिट किया गया था। अभी जो फिलहाल जानकारी हॉस्पिटल की तरफ से मिल रही है, पहले मैं वो अपडेट कराना चाहूंगा कि उन्होंने डॉक्टर्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उन्हें निमोनिया हुआ था, साथ ही कोविड पॉजिटिव थे, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के चलते वो ये औरबिंदो हॉस्पिटल में और करीब 4:40 पर उनको दिल का दौरा पड़ा जो कि एक सिवियर अटैक था, जिसके चलते राहत साहब हमारे बीच में नहीं रहे। जाहिर सी बात है, राहत साहब का इंतकाल की खबर के तुरंत बाद से ही ये कहा जाए कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनकी वो आवाज थी, उनकी जो आवाज की संजीदगी थी, वो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है अमृत के दुनिया में उनके लाखों करोड़ों फैंस थे। वो अपने कलाम के जरिए, अपनी शायरी के जरिए समाज को एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देते हुए हमेशा नजर आए। बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्मों के अंदर उन्होंने अपने गीत लिखे हैं। जिंदगी के अंदर उनकी पॉजिटिविटी इसी बात से साफ हो जाती है कि आज सुबह जब उन्होंने ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर की थी, तो उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं बहुत जल्दी इसे हरा कर, कोरोना को हरा कर वापस आऊंगा, मैं जीत कर आऊंगा इस जंग को। वो पॉजिटिविटी राहत साहब की, ये कहा जाए कि हमेशा हमेशा के लिए अब गुम सी हो चुकी है, लेकिन वो पॉजिटिविटी उनके कलामों के जरिए आज भी हमें याद रहेगी। मैं उस लाइन का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जिस शेर को, जिस कलाम को आपने भी सुना होगा, बुलाती है मगर जाने का जी। नहीं। ये वो लाइन है कि जिंदगी का वो सबसे सच्चा फलसफा है, जिसे हम अमृत ये कह सकते हैं कि जब जिंदगी की डोर खत्म हो जाती है और जिंदगी खत्म होकर बुलावा आता है, तो चाहे वो बुलाए और ना भी जाना हो तो जाना पड़ता है। आज राहत साहब हम लोगों के बीच में नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के, उनके सभी फैंस के लिए। और राहत साहब की एक ही पॉजिटिव नोट, जो कि मैं जाती तौर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जानता भी था। कई बार हम अपने, ये कहा जाए कि रिएक्शंस लेने के लिए और उनके इंटरव्यू करने जाते थे, वो हमेशा से अमृत, उन्होंने एक ऐसी पॉजिटिविटी रखी है कि जब हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनके कलाम कई बार उर्दू में होते थे, कुछ अल्फाज हम नहीं समझ पाते थे, तो उन अल्फाजों के अंदर वो समझाया करते थे कि एक पूरी लाइन या पूरे शेर का मतलब एक अल्फाज के अंदर किस तरह छुपा देते हैं, वो किस तरीके से उसको पेश करते थे। और जी। सबसे उनकी खासियत रही रही होगी, क्योंकि अमृत आपने भी उनके कई सारे मुशायरे देखे होंगे और कई सारे उनके वीडियोस देखे होंगे, एक पॉज लिया करते थे। वो जब अपना कलाम पढ़ते थे तो वो एक पॉज ले लेते थे, हर लाइन के बाद में एक पॉज लेते थे। अमृत, वो पॉज एक ऐसी समझाइश होती थी जो कि समाज के उत्थान के लिए, किसी बिल्कुल। भी चीज को साफ तौर के ऊपर दर्शाने के लिए, या ये कहा जाए कि अपना मैसेज देने के लिए वो पॉज लिया करते थे। आज ये कहा जा सकता है अमृत के राहत साहब नहीं है, तो उनका वो पॉज हमेशा के लिए हो गया है, लेकिन पॉज का जो मैसेज है वो आज भी आपके, हमारे और उनके करोड़ों फैनों के दिलों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा जी, अमृत। बिल्कुल, बिल्कुल। शेख साहब, अगर जिस तरह से आप उनके महीन, बारीक उनकी शायरी का जो अभी ज़िक्र कर रहे हैं, तो हमारा दिल भी एक तरह से पसीजता जा रहा है, जिस तरह से हम उनको सुनते आ रहे थे। जो शायरी के साथ जो अपनी बातें कहते थे और तालमेल, कनेक्ट लोगों के साथ बनाते थे। मेरी भी कई यादें जो हैं उनके मुशायरे से जुड़ी हुई रही हैं। मैं भी कई बार बतौर श्रोता पहुंचा हूं और उनको बड़ा ही सुना है मैंने, और काफ़ी नज़दीक से उनको फॉलो भी करता रहा हूं। उनकी शायरी में एक अक्खड़पन भी दिखाई देता है शेख साहब, जब वो कई मर्तबा जब आते हैं, किसी इश्यूज़ पे बोलते हैं, मुद्दों पे बोलते हैं, चाहे वो सबका खून मिला है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान, थोड़ी इस तरह से एक शायर ही बोल सकता है, इतने निर्भीक होकर के, इतने अडिग होकर के और इतने अक्खड़पने के साथ। तो उनके नज़रियात न सिर्फ ज़िंदगी के फ़लसफ़ों पर, बल्कि दुनिया के, देश के जो मुद्दे रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे रहे, उन पर भी उन्होंने अपनी शायरी की है। मैं, आप उनके साथ वक्त चूँकि आपने बिताया है, बड़े खुशनसीब हैं, थोड़ा बहुत शेयर करेंगे कि इन मसलों को लेकर के जो राष्ट्रीय मुद्दे होते थे, उनको लेकर के आप लोगों से कभी चर्चा होती हो, कभी साझा की हो इस मामलों पे? बेशक अमृत, मैंने आपको जिक्र किया कि ऐसे कई सारे ज्वलंत मुद्दे होते थे जिन पर कि हम रिएक्शन लेने जाया करते थे। हम इंडिया न्यूज के बतौर संवाददाता भी जाते थे, जाती तौर के ऊपर भी जानते हैं। हमारे एडिटर जी राणा यशवंत जी बहुत क्लोज रहे उनसे, उनकी काफी करीबी उनकी ताल्लुकात रहे हैं। हम लगातार कई सारे मसलों के ऊपर बात करते थे। और अमृत, मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मैंने राहत साहब को, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल व्यूज बहुत अक्खड़ हुआ करते थे, लेकिन उनके पॉलिटिकल व्यूज के अंदर जो बात अक्खड़पने से कहते थे,
उसमें एक ही संदेश हमेशा छिपा हुआ नजर आता था कि ये हिंदुस्तान सबका है। इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, सभी मजहबों को ये कहा जाए कि एक साथ पिरो कर रखने के लिए उन्होंने हमेशा इस बात की पैरवी करते हुए नजर आए। इस बात की भी वो पैरवी करते हुए नजर आए कि सियासतदान चाहे कितनी भी सियासत करे, लेकिन जो गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की है, जो शायद आपके और हमारे खून के अंदर इस देश के बाशिंदे होने के नाते है, वो कहीं ना कहीं हमेशा उसको हाईलाइट करते हुए नजर आते थे। लेकिन अमृत, इन सब के अलावा एक चीज का जिक्र और मैं करना चाहूंगा कि अमृत इतने सारे गीत लिखे उन्होंने। आपने कई सारे गीत भी सुने होंगे, बॉलीवुड जी फिल्मों के भी गीत आपने सुने होंगे। एक वो दौर था जब बॉलीवुड फिल्मों के अंदर ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे ये लाइनें लिखी जाती थी जो कि कई बार समझ से परे हो जाया करती थी। लेकिन राहत साहब के जितने भी गीत रहे, उन्होंने अपनी लाइनों को, ये कहा जाए कि मर्यादा के अंदर रखकर, जो दिल की भावनाएं रहती हैं उनको बाहर लाने का जो उनका लाइन हुआ करती थी, वो पोर्ट्रे किया है। यानी ये कहा जाए कि शायर तो वो दिल से, दिमाग से और हर तरीके से वो शायर थे। ये कहा जाए कि वो इनबॉर्न शायर थे, लेकिन शायर होने के साथ साथ मैंने उनका एक वो रूप भी देखा था कि एक गीतकार और एक कवि के रूप में भी वो किस तरीके से वो अपने आप को, अपनी लेखनी को सामने रखते थे। जाहिर सी बात है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेड कैरेक्टर कहा जा सकता है। हर आयाम के ऊपर उनकी बेबाक राय हुआ करती थी। हर मसले के ऊपर उनके पास में कोई ना कोई उनके ही अंदाज का एक जवाब हुआ करता था। आप उनसे सीधे सवाल भी करते थे तो कई बार वो शेर के अंदर ऐसा जवाब देते थे कि आपको कम से कम 10 मिनट लगते थे कि इन्होंने इस सवाल का जवाब क्या दिया था। फिर हमें ये पूछना पड़ता था कि साहब आपने इसको बताया तो इसको जरा समझाइए कि हम इसे कैसे समझेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी खूबसूरती के साथ वो चीजों को शब्दों में पिरो कर कहा करते थे। आज अमृत यकीनी तौर के ऊपर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा लॉस है। एक ऐसी आवाज जो कि हिंदुस्तान की पूरे विश्व के अंदर गूंजती थी, आज वो खामोश हो गई है। लेकिन यही आवाज अमृत में यकीनी तौर के ऊपर कह सकता हूं कि आने वाली सदियों तक लोग सुनते रहेंगे, उनके कलाम को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा शुरुआत से ये बात कही कि वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के व्यक्तित्व थे। ही हैड अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी हिमसेल्फ। मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो अपनी बात को रखते थे कि उनकी वो पॉजिटिविटी उनके जाने के बाद भी हम महसूस कर सकते हैं। अमृत जी जी, शेख साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। हर आयाम की उन्होंने शायरी की है। जैसे अगर कॉलेज वाला लड़का अगर सुनता था तो उनके लिए वो अलग शायरी चुन लेता था उनसे। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति होता था वो जीवन के फलसफों को लेकर के अलग से वो चुन लेता था। बड़ा वास्ट उनका आयाम रहा था। मैं दरअसल आपने उनके साथ वक्त बिताना चाहूँगा और मेरे ज़ाती ये इंटरेस्ट बनता जा रहा है थोड़ा सा, अब चूँकि ये भावुक क्षण है कि जब वो शायरी जब करते थे इस उम्र में आकर के कि उसने अपनी कत्थई आंखों में छुपा रखे हैं चाकू वाकू छुरिया वुरियाँ सब, वो आप थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करें थोड़ा हमारे दर्शकों को कि इस तरह की शायरी एक बुजुर्ग शख्सियत किस तरह से वो करते थे। बड़े इंटरेस्ट के साथ बार बार उन्होंने इस शेर को पढ़ा है और बार बार इसको जो है उसी इंटरेस्टिंग बनाते हुए भी पढ़ा है। अमृत, लेट मी एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि राहत साहब ने कभी उम्र को अपने पे हावी नहीं होने दिया। वो हमेशा से ये कहा जाए कि बिल्कुल अपने आप को यंग महसूस करते थे। बीच में मैं पिछले कुछ वक्त पहले की बात बताना चाहूंगा अमृत, में शेयर करना चाहूंगा इस चीज को कि उनकी तबीयत नासाज थी और ही वाज नॉट फीलिंग वेल। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उनसे मुलाकात करने पहुंचा था तो ही हैड द सेम एनर्जी। उनके पास में वो सेम एनर्जी थी। इस बात का एहसास नहीं होता था कि उनकी उम्र 70 साल की हो चुकी, इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। तो एक फलसफा शायद हम लोगों को सबको ये सीख दी उन्होंने कि चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए, दिल तो बच्चा रहना चाहिए। और ये जो दिल बच्चा रहेगा, अगर ये दिल बच्चा हमेशा बना रहेगा, हमेशा जिंदादिली बनी रहेगी, तो शायद जिंदगी के इस सफर को काटना थोड़ा आपके, हमारे और हर किसी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जिंदादिली ही शायद जिंदगी का नाम है। क्योंकि जब जिंदादिली खत्म हो जाती है तो फिर तो उसके बाद में आपको अपने मुकाम तक यानी मौत तक पहुंचना होता है। जो आज खामोशी आप और हम महसूस कर रहे हैं अमृत, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस बात को डाइजेस्ट कर पाना, क्योंकि जिस वक्त मुझे ये खबर मिली थी मैं उस बात को यकीन नहीं करा। मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट इस बात को ब्रेक करने में भी मैंने वक्त लगाया कि मैं एक बार और कंफर्म करना चाहता हूं कि शायद ये खबर झूठी हो। लेकिन ऊपर वाले को शायद ये बात मंजूर थी कि वो अब हमारे बीच ना रहें। और मैं फिर जिक्र करना चाहूंगा उनकी जिंदादिली इसी बात से, उनकी उस आखिरी ट्वीट से बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि उन्होंने कहा था कि मैं इससे हरा कर वापस आऊंगा।
हम इंतजार करते रह गए। आज राहत साहब तो नहीं है, लेकिन अमृत, आज भी इस बात का एहसास हमें है कि राहत साहब आपके और हमारे दिलों में हमेशा बने रहेंगे। जी एहतियात शेख साहब, उनके साथ आपने जो समय बिताया, जो आपने उनके बारे में जो नज़रियात हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, वो बड़ी ही बेशकीमती है। ख़ास तौर पे इस मौके पे जब उनका इंतकाल हो चुका है, सभी हर पल हर ज़र्रा भावुक नज़र आ रहा है। जो भी शेर व शायरी के जो मुरीद हैं उनके लिए एक आघात से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एहतियात शेख साहब। तो ये थे एहतियात शेख, जो उन्होंने बता रहे थे कि किस तरह से उनकी शख्सियत रही है। राहत इंदौरी साहब की शेर व शायरी में किस तरह से उन्होंने मकबूलियत जो हासिल की थी। दरअसल ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो शायर हैं वो न बनते हैं न बनाए जाते हैं, बल्कि वो एक नेमत होती है खुदा की तरफ से, और वो पैदा होते हैं। और उनकी शायरी अगर कही जाए तो हर तरह के हर आयाम को छूने वाली थी। चाहे वो एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो खेती का काम करने वाला किसान हो, चाहे वो एक मजदूरी का काम करने वाला इंसान हो, वो हर तरह के लोग जो हैं इस पूरे के पूरे माहौल को उन्होंने अपने एक वश में कर लेते थे, और हर किसी के लिए उनकी पोटली में कुछ न कुछ रहता था। इसलिए उनके मुशायरे में जो भीड़ होती थी वो हर तबके के, हर उम्र के, हर तरह के लोगों की होती थी। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा, हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। संपत भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही ना? मैंने बोला था जब आपके काम की बात शुरू उनके दिल तक पहुंच रही है आवाज। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी इसमें कौन सी बात कहती है? वो बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है, याद ही हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो शेर और पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। कहा जाता है। तो हम दरअसल कुछ पंक्तियाँ उन्हीं की ज़ुबानी जो अब शायद हमारे दर्शकों को, चाहे हम सभी लोगों के अब हिस्से में बची हैं, जो हम अलग अलग जगहों से उन्हें सुन सकते हैं। शायद अब एक तरह से कहा जाए तो राहत इंदौरी साहब की ज़ुबान अब एक तरह से खामोश है। उनका इंतकाल हो चुका है, वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो शेर व शायरी है, जो उनके कलाम हैं, वो इस पूरी दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो अज़र अमर रहेंगे, लगातार रहेंगे। और इनके मुरीद, इनके चाहने वाले हालांकि और बढ़ते ही जाएंगे, कभी कम नहीं होने वाले हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इंदौरी साहब याद किए जाएंगे। हम अभी कुछ देर पहले आपको उनके चंद कलाम सुना रहे थे। आप देख सकते थे किस तरह से उनकी शायरी पढ़ने का जो एक तरीका होता था। और अभी हमारे साथ हमारे एहतियात शेख साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पर रोशनी डाली कि उनकी शायरी में कहीं जाकर के एक जगह एक पॉज आता था, एक ठहराव आता था, और वो शायरी खुद एक तरह से ब्रिज का काम भी करती थी, जो लाइनों को जोड़ने के बीच में, और जो श्रोता होता था वो उसी से समझ लेता था कि अगला मिसरा किस तरह सा होने वाला है, किस तरह की वो एक शुरुआत होने वाली है, चाहे किस तरह से एक अंत होने वाला है। तो पूरे शायरी की अगर बात करें, उनकी शायरी बड़ी ही कही जाए तो एक लाजवाब तरीके से आते थे। हर तरह के उनके पिटारे में कहा जाए हर तरह की शायरी होती थी, हर किसी के लिए होती थी, हर उम्र के लिए होती थी। तजुर्बे की बात करें तो शायरी में उनका एक बेहद कहा जाए तो तजुर्बा हर जगह भरा होता था, और उन तजुर्बों को लेकर के ही वो अपनी शायरी जो है बेहद ही एक मारक, एक गंभीर वो बना करके जो है लोगों के सामने परोसते थे। मुशायरों की बात की जाए तो कहा जाए तो हर मुशायरे में लोगों को ये इंतज़ार होता था कि कब राहत इंदौरी साहब पढ़ें और फिर वो वहाँ से रुखसत हों। तो कई बार मुशायरों में देखा जाता था कि राहत इंदौरी साहब को बैठा करके अंत में रखा जाता था, और उनकी पंक्ति जो है जो
जो बारी जो होती है वो आखिर में आती थी कि ताकि उनको बैठाए रखा जा सके और बाकी मुशायरे में लोग जमा रह सकें। तो लोग उनको सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होते थे। हम आपको कुछ और कलाम सुनाते हैं और उनको याद करने, एक डेडिकेशन है उनके शायरी के लिए। हम चाहते हैं कि एक दफ़े और सुने उनके नए कलाम। तेजाब डालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के ज़माने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। घरों के धंसते हुए, गौर से सुने, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं ये चेक्स। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब गिरा में बांध ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात, तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया है पता। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, यह है डॉक्यूमेंट। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी, सुभान अल्लाह भाई, राहत भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मंजर ने बताया कि यहाँ पर 2-3 लाख का मजमा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं खुदा की कसम यहाँ से चांद और सूरज निकल आए मेरी आंखों से। दिखा इसी महफिल में इंशाअल्लाह। मैं सुनाता हूँ कि आप सब हैं, जितने भी हैं, सबके लिए मेरा मिसरा है कि साथ चलना है। ये जो बच्चे आए हैं जामिया से, लड़कियां आई हैं, बेटियां आई हैं, इन सबको शरीक करता हूँ। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 4 मिसरे और सुन लीजिए। पिछले दिनों फैज की नज्म के माने तब्दील कर दिए, पूरे हिंदुस्तान के ही माने तब्दील की जा रहे हैं। उर्दू जबान के शायर पर भी ये शमगाज गिरी। तो ये बड़ी ही दुख भरी खबर है कि राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आप ख्याल करें कि गालिब, जौंक, मीर, फैज़, फिराक, ये तमाम जो शायर हैं वो आज भी हमारे जहनो दिल में हैं। आज भी हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन की तरह भी हैं। आज भी अगर कोई मसला होता है तो हम इनके ही शेर जो है याद करते हैं या फिर किसी से तफसरात करते हैं उसको लेकर के। अब वो कह सकते हैं कि हालांकि
प्रैक्टिकली वो हमें किसी मुशायरे में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनकी शायरी हर जगह गूंजती रहेगी। जैसे कि हम जिन शायरों का नाम लिए उनकी गूंजती रहेगी। शायद राहत इंदौरी साहब भी अब उस गैलेक्सी के हिस्सा हो जाएंगे जहाँ पे ये तमाम शायर जो इतिहास में रहे हैं उनके बीच जाकर के उनके सितारों में उनके साथ वो वहाँ पे बैठ करके हो सकता है कि वहाँ उनकी अब मुशायरेबाजी वहाँ चले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।